हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के छठा चैप्टर त्रिभुज। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का प्रमेय नंबर 6.1 पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का प्रमेय नंबर 6.1, जिसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय नंबर 6.1, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय का कथन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, इसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं और थेल्स प्रमेय का ये कथन है। ठीक है, अगर इसे हम चित्र से समझते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि जैसे, तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज एबीसी। तो हमें कथन में क्या कहा जा रहा है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो यहाँ पर इस बीसी के समांतर हम यहाँ पर एक अन्य रेखा खींचते हैं। ठीक है, जिसका नाम हम रख लेते हैं डीई। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है कि ये अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए, तो यहाँ देखिए ये दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो है ये दो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। मतलब कि ये दोनों भुजाएं जो है ये एक ही अनुपात में विभाजित होगा। मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी, तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों जो भुजा है ये एक ही अनुपात में विभाजित होगा। मतलब कि एडी का अनुपात बराबर डीबी का अनुपात, यानी कि एडी अनुपात डीबी बराबर होगा एई अनुपात ईसी। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में दो टाइप से पूछा जाता है। पहला तो आपसे पूछा जाएगा कि थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध कीजिए, या फिर आपको पूछा जाएगा कि थेल्स प्रमेय क्या है बताइए। तो जब ऐसा पूछा जाए कि थेल्स प्रमेय को लिखिए तो आप इस प्रकार इसके कथन को लिख दीजिएगा और एग्जाम्पल जैसे दे करके ये आप लिख दीजिएगा, बस हो गया। लेकिन बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको एक कथन लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे इसे सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। तो जब सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए आपको कथन तो लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आपको इसे सिद्ध करना होगा। उसके लिए हम फिर से अभी हम बता रहे हैं। तो सिद्ध करने का तरीका अब हम पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसको सिद्ध कैसे करना है। तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा एक चित्र बनाना होगा, एक त्रिभुज बना करके उसके बाद आपको एक डीई समांतर बीसी खींचना है। उसके बाद बी को ई से मिलाना है और सी को डी से मिलाना है, और डी से ए ई पर एक लंब डालना है। ठीक है, जिसका नाम डी एन रखना है, और उसके बाद ई से ए डी पर एक लंब डालना है जिसका नाम ई एम रखना है। ठीक है, इतना रचना आपको करना होगा। ठीक है, जो भी काम हमने यहाँ किया है वो पहले हम लिख लेंगे। हम लिखेंगे दिया है, तो दिया हुआ क्या है, तो थेल्स प्रमेय का जो कथन होता है उस कथन के अनुसार जो यहाँ बन रहा है त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज में जो चीज बन रहा है, ठीक है, वो हमें लिखेंगे दिया हुआ है। तो थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो इस भुजा के समांतर डीई रेखा खींचा जा रहा है। हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी, ये चीज हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें, जैसे थेल्स प्रमेय के अंत में क्या कहा जाता है कि यदि डीई समांतर बीसी है तो ये दोनों का अनुपात जो है ये दूसरे अनुपात के बराबर होगा। ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर होगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, आपने कथन में पढ़ा था कि ए डी बट्टा डी बी, हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए डी बट्टा डी बी बराबर, दूसरा है ए ई बट्टा ई सी, यहाँ पर लिखेंगे ए ई बट्टा ई सी। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि हर बार जब भी हम कुछ सिद्ध करते हैं तो अधिकतर बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ रचना करना होता है। तो हमने जो ये अपने मन से जो रेड कलर में आप देख रहे हैं डॉटेड रेखा में, ये हमने अपने से रचना किया है। तो जो खुद से आप रचना करिएगा उसे यहाँ लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रचना में। तो रचना हमने क्या किया है, तो पहला रचना किया है कि ई एम लंब ए डी पे डाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ई एम लंब ए डी पर। ठीक है, और दूसरा जो लंब है वो है डी एन लंब ए ई पर। हम लिखेंगे डी एन लंब ए ई पर। ठीक है,
और फिर लिखेंगे पुनः, या एवं लिख सकते हैं। फिर से हमने क्या किया है कि बी को ई से मिलाया, लिखेंगे कि बी को ई से तथा सी को डी से, लिखेंगे सी को डी से मिलाया। इतना काम हमने रचना में किया है, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको एक दो पॉइंट समझना होगा, एक दो नियम त्रिभुज का समझना होगा। पहला नियम समझना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। इसके बारे में तो सब जानते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप सब जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन दूसरा नियम इसमें समझना है हमें, त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में पहले हम यहाँ पर चित्र से समझते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, अगर आपको हम कहेंगे कि इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई के लिए आप बहुत आराम से कह सकते हैं इसके बारे में कि इसकी जो सबसे ऊपरी सिरा है, यहाँ से जो लंब हम आधार पे डालेंगे, ये जो लंब होगा इसकी ऊंचाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर त्रिभुज थोड़ा सा अलग टाइप का हो, इस प्रकार का, तो फिर इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो फिर आप कहिएगा कि अधिकतर स्टूडेंट जो इसके बारे में नहीं जानते, उन्हें लगेगा कि ये जो है ए बी रेखा जो सबसे ऊपर से आया हुआ है, ठीक है, ये होगा इसकी ऊंचाई, यानी कि ये वाला ए बी भुजा इसकी ऊंचाई होगा, ठीक है। लेकिन ये गलत है। इसकी ऊंचाई के लिए फिर से हम यही वाला नियम अपनाएंगे कि सबसे ऊंचे जो सिरा है, ठीक है, उससे सीधे आधार के पास लंब ले जाएंगे। तो सबसे ऊंची सिरा या सबसे ऊपरी सिरा कौन सा है यहाँ पर, ए। तो ए से अगर हम लंब डालते हैं नीचे, तो ये यहाँ आता है, ठीक है। इसका नाम आप डी रख सकते हैं। तो ए डी लंब इसका है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि आगे जो हम यहाँ पर बनाएंगे उसमें ये वाला नियम लगेगा, इसलिए आपको पहले हमने ये बता दिया है, ठीक है, कि जब भी इस प्रकार थोड़ा सा अलग टाइप का त्रिभुज बनेगा तो उसका जो लंब होगा या फिर आप कह सकते हैं ऊंचाई होगा, वो सबसे ऊपरी सिरा से सीधे जो लंब हम गिराएंगे वो त्रिभुज से बाहर जाएगा, समझे। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। तो हमें जो सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, पहला सिद्ध करने के लिए क्या है, ए डी बटा डी बी। अब देखिए कि ए डी और डी बी कहाँ पर है, तो ए डी यहाँ पर है और डी बी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस रेखा पर आपको ये दोनों मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस रेखा पर जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो आप देखिए कि इस रेखा पर कौन कौन त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज है इस रेखा पर, पहला ये सबसे ऊपर जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये जो है पहला त्रिभुज है ए डी ई, ये त्रिभुज बन रहा है इस रेखा पर, ठीक है। इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहे हैं आप ई एम, ये इसकी ऊंचाई होगा, ठीक है। फिर दूसरा त्रिभुज इसी रेखा पर बन रहा है, ये वाला बी ई डी, ये वाला त्रिभुज। फिर इस त्रिभुज का अनुपात, तो हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखिए कि ये जो त्रिभुज है ए डी ई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज जो है यहाँ है डी ई बी, या फिर आप कह सकते हैं बी ई डी, दोनों प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी ई बी त्रिभुज, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हमने अभी पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इस दोनों त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्या क्या है इस त्रिभुज के लिए, तो तीनों भुजा में से कोई भी हम आधार के रूप में ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ देखना होगा कि क्या हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है ए डी और डी बी। तो ए डी भुजा यहाँ पर है, तो हमें इसे आधार मानना होगा। जब ये आधार मानेंगे तो इसकी ऊंचाई ये होगा ए ई एम, ठीक है। हम इसका आधार लेंगे, पहले लिखेंगे 1/2 गुना, आधार क्या है हमारा, आधार है ए डी, लिखेंगे ए डी इंटू ऊंचाई क्या है ई एम, तो लिखेंगे ई एम, ठीक है। दूसरा फिर इस त्रिभुज के लिए वैसे ही लिखेंगे 1/2 इंटू इसका आधार, देखिए ये जो त्रिभुज है ई डी ई बी, इस त्रिभुज का आधार हम लेंगे ये वाला डी बी आधार, और इसकी ऊंचाई ये होगा ई एम, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। जो थोड़ा सा टेढ़ा त्रिभुज होता है इसकी ऊंचाई जो होता है सबसे ऊपरी सिरा से जब हम लंब गिराते हैं तो त्रिभुज से बाहर आता है। उसी प्रकार ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं कि बी ई डी जो है या फिर डी ई बी जो है, इसका जो ऊंचाई है यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे आधार इसका डी बी और ऊंचाई ई एम। तब यहाँ देखिए कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एम से ई एम कट जाएगा, तो बचेगा क्या, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये तो कट ही रहा है, बचा क्या, ए डी बटा डी बी। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब हम एक तरफ हमने बना लिया, अब दूसरे तरफ का जो त्रिभुज हमारे पास आएगा उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। इसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे पुनः फिर से। आप देखिए कि दूसरा जो भुजा है, इस दूसरा भुजा पर कौन कौन त्रिभुज बन रहा है। जैसे हमें दूसरे तरफ सिद्ध करना है ए ई बटा ई सी, तो ए ई ये वाला, तो इस आधार के लिए जब हम ये आधार लेंगे तो ये ऊंचाई हमें लेना होगा इस त्रिभुज में, ऊपर जो त्रिभुज है। तो फिर हम वही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए डी ए ई आधार लेंगे तो दूसरा त्रिभुज का ई सी आधार लेना होगा। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज होगा डी ई सी, या फिर आप दूसरा कह सकते हैं सी डी ई, हम यहाँ बोलेंगे डी ई सी। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, तो ए डी ई का क्षेत्रफल जो होगा उसमें आधार ए ई आएगा, ये वाला आधार, तो ए ई आधार लेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले ए ई इंटू इसकी ऊंचाई होगा, इस ये आधार ले रहे हैं तो ऊंचाई ये होगा डी एन ऊंचाई। ठीक है, तो लिखेंगे डी एन। ठीक है, फिर दूसरा त्रिभुज डी ई सी त्रिभुज, इसमें भी सबसे पहले हमें लिखना होगा 1/2 इंटू इसका आधार है ई सी। ठीक है, ये वाला आधार हम लिखेंगे ई सी इंटू ऊंचाई। अब देखिए कि ये जो त्रिभुज है यहाँ से ये जो गया है ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसकी ऊंचाई ये वाला आएगा डी एन, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो ये डी एन ऊंचाई यहाँ से आएगा, इसका हम लिखेंगे डी एन। ठीक है, फिर से यहाँ जो भी कटेगा हम उसे काट देंगे, तो 1/2 कट जाएगा, डी एन से डी एन कट जाएगा। फिर से हम आगे लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा दूसरे तरफ है त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या रहा है यहाँ पर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। तो जैसे हमने यहाँ पर समीकरण 1 माना, वैसे अभी यहाँ पर समीकरण 2 नहीं मानेंगे, एक काम और यहाँ बचा हुआ, उसके बाद इसे समीकरण 2 मानेंगे। तो अब देखिए कि समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 जब हम बनाएंगे तो हमें ये दोनों साइड जो दिया हुआ है त्रिभुज का अनुपात क्षेत्रफल जो लिखा हुआ है ये हमें कटना चाहिए, तब तो ये दोनों मिलेगा ना बराबर। ठीक है, तो कटने के लिए हमें दोनों तरफ बराबर मान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि ए डी ई और ए डी ई ये तो मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है डी ई बी, और यहाँ है डी ई सी, ये नहीं मिल रहा है। इसके लिए इस दोनों को मिलाने के लिए हमें एक नियम फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, वो नियम है कि यदि किसी दो समांतर भुजा के बीच यदि एक ही आधार पर कोई भी त्रिभुज बन रहा है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा बराबर होगा। जैसे मानिए कि हम आधार लेते हैं ए बी, ठीक है, इसी आधार के बीच हमें त्रिभुज बनाना है। जैसे ये त्रिभुज बना दिए, फिर ये त्रिभुज बना दिए, या फिर कोई और बना लेते हैं, ये त्रिभुज बना दिए। यहाँ देखिए हम 3 त्रिभुज बनाए हैं, लेकिन ये तीनों त्रिभुज में एक खासियत है कि ये किसी दो समांतर भुजा के बीच है और एक ही आधार पर टिका हुआ है। इसका गुण ये है कि इस तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, यही रूल इसका है, तो वही रूल यहाँ भी लागू हो रहा है। आप देखिए कि डी ई समांतर बी सी, इस दोनों समांतर भुजा के बीच 2 त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज ये जो हमने पहले पढ़ा था डी ई बी, और दूसरा त्रिभुज ये जो हमने दूसरा बार पढ़ा था डी ई सी, ये वाला त्रिभुज। अब देखिए कि ये दोनों एक ही आधार के एक ही समांतर भुजा के बीच है और ये डी ई आधार पर टिका हुआ दोनों त्रिभुज। इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका मतलब ये है, हम यहाँ लिख लेंगे पहले कि समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हम जानते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, कि समांतर रेखा के बीच
एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस नियम के अनुसार ये त्रिभुज DEB तो लिखेंगे हम, इसलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल इस नियम के अनुसार बराबर होगा। तो हम इस समीकरण में यहाँ जो हमें आया है इसे हम DEC के जगह DEB हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, इसका मतलब है कि DEC के जगह हम DEB रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पर हम इसका नियम ये इसे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, यहाँ पर DEC है, ये वाला DEC है, लेकिन इसके जगह पर हमें ये रखना है, लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा यहाँ, AE बटा EC, इसका नाम रखेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हमें देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष वो बराबर मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADE बटा DEB, यहाँ भी आ रहा है त्रिभुज ADE बटा DEB, ठीक है। तो बायां पक्ष दोनों में बराबर मिल रहा है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज 1 और 2 से जो हमें थेल्स प्रमेय में सिद्ध करना है वो यहाँ सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से आप देखिए कि समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है और समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है दोनों एक समान मिल रहा, तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। लिख देंगे इसका AD बटा DB बराबर, जैसे इसका देखिए AD बटा DB है, तो इसके बराबर हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है। तो AE बटा EC, बस हो गया ये प्रूव हमारा थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार आप थेल्स प्रमेय को बहुत ही आसानी से, बहुत ही शॉर्ट तरीका से आप समझ सकते हैं और इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने जो आपको तरीका बताया है ये बहुत ही शॉर्ट है, इतना शॉर्ट आपको शायद ही कहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीका से वीडियो समझ आ जाएगा। ये आपको अच्छी तरीका से आप समझ सकते हैं इसे, और इसे आप सिद्ध कर दीजिएगा, मुझे ये विश्वास है, ठीक है। कोई ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।